ओके स्टार्ट करते हैं। तो क्या पढ़ना है आज? इंट्रोडक्शन टू कैपेसिटर, और उसमें पढ़ेंगे क्या क्या इसके अलावा उसकी एप्लीकेशंस, उसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं, और उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की क्या प्रिंसिपल है उसको भी देखेंगे। अच्छा, कैपेसिटर है क्या? कैपेसिटर इज़ अ पैसिव एलिमेंट दैट कैन स्टोर चार्ज, अपना चार्ज नहीं बना सकता, लेकिन बैटरी से आने वाला चार्ज स्टोर कर सकता है अपनी प्लेट्स के ऊपर। इसके ऊपर अपनी प्लेट्स के ऊपर दो प्लेट्स होती हैं कैपेसिटर की, मेटेलिक ऑब्वियसली, जब चार्ज स्टोर करना तो मेटेलिक प्लेट्स, दरमियान में उसके क्या होता है? इंसुलेटर, डाई इलेक्ट्रिक जिसे बोलते हैं। अब अगर दरमियान में इंसुलेटर है तो इसका मतलब जो इस प्लेट के ऊपर चार्ज है वो दरमियान से शॉर्ट तो नहीं हो सकता, ठीक है? मतलब जो इस प्लेट के ऊपर चार्ज है वो अगर आ गया है तो रहेगा, ठीक है? अगर मेटल के ऊपर, अगर उसकी जो प्लेट्स होती हैं कैपेसिटर की, उसके ऊपर अगर चार्ज आ गया है तो वो रहेगा उसी के ऊपर, इसीलिए वो कहते हैं कि वो चार्ज को स्टोर करता है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आप कह सकते हैं। स्टैटिक चार्ज होता है ना, मूव तो नहीं कर रहा होता। एक दफ़ा इसकी जो याद है वो वाली कंघी वाली एग्जांपल, कि कंघी अपने अगर बालों में मारे तो कंघी पे चार्ज स्टोर हो जाता है, या जो मेटल रोड होता है उसको सिल्क के साथ रब करें तो उसके ऊपर चार्ज स्टोर हो जाता है। तो तकरीबन वही फिनोमेना है इसके अंदर भी, कि तकरीबन कि आपकी जो ये जो प्लेट्स हैं उसके ऊपर चार्ज स्टोर हो जाता है। इसके बारे में एक और लाइन भी मशहूर है, वो क्या? कि कैपेसिटर स्टोर करता है चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपनी फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करेगा। जबकि इंडक्टर इसके बरक्स मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है, सही? अच्छा, इसके अलावा कैपेसिटर कैन ओनली स्टोर डायरेक्ट करंट, डीसी इसमें स्टोर कर सकता है, एसी स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एक एसी तो चेंज हो रही होती है, एक दफ़ा एक प्लेट पे पॉजिटिव आएगा तो अगले ही हाफ साइकिल में नेगेटिव आकर इसको नलीफाई कर देगा, तो स्टोर तो ना हुआ चार्ज। तो हम ये कहते हैं कि एसी के केस में ऑलमोस्ट एज अ शॉर्ट सर्किट काम कर रहा होता है, मतलब इसके अंदर से करंट पास कर रहा होता है, शॉर्ट सर्किट ना भी कहें तो इसके अंदर से करंट पास कर रहा होता है, लेकिन डायरेक्ट करंट आफ्टर सम टाइम इसके अंदर से ब्लॉक हो जाता है जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, देखो आपको याद है इस तरह स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? शॉर्ट को, वायर को, और इस तरह किसको रिप्रेजेंट किया जाता है? ओपन को। तो इसके सिंबल से पता चल रहा है कि इसके अंदर जब एक दफा चार्ज स्टोर हो जाए उसके बाद ये सर्किट को ब्रेक कर देता है, उसके बाद इसके ऊपर जब ये फुली चार्ज होता है तो इट एक्ट एज एन ओपन सर्किट, ठीक है? अच्छा, और भी बहुत एप्लीकेशन है। डायरेक्ट करंट में, डीसी में इसकी एप्लीकेशन ये है कि ये चार्ज को स्टोर करता है, डीसी को अपने अंदर स्टोर करता है। अच्छा, रेजिस्ट एब्रप्टली चेंजिंग वोल्टेज, एब्रप्टली चेंजिंग वोल्टेज को रेजिस्ट करता है, ठीक है? एब्रप्ट चेंज क्या कहते हैं? अभी अब इसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, उसके बाद एकदम नेगेटिव जब आएगा ना तो एकदम अपने अंदर नेगेटिव नहीं कर लेगा, इसे टाइम चाहिए, अपना डिस्चार्ज करेगा फिर नया चार्ज चढ़ाएगा, सही है? इसके जरा उल्ट में लाइक रेजिस्टर को सोचें, तो रेजिस्टर में एक दफा जब आप पॉजिटिव देते हो तो वो पॉजिटिव उसके अंदर से गुजर जाता है, नेगेटिव देते हो तो नेगेटिव गुजर जाता है। वो एब्रप्टली चेंज उसके अंदर से वोल्टेज हो सकता है, लेकिन कैपेसिटर के अंदर एब्रप्टली वोल्टेज तब्दील नहीं हो सकता, इसलिए हम कहते हैं कैपेसिटर ब्लॉक्स या रेजिस्ट एब्रप्ट चेंज इन वोल्टेज। और इसके पैरेलल में इंडक्टर रेजिस्ट एब्रप्ट चेंज इन करंट, ठीक है? ये वैसे ही इंडक्टर 2 के हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इंडक्टर क्या करता है? एब्रप्टली चेंजिंग करंट को रेजिस्ट करता है, और इसकी यही प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी? कि एब्रप्ट चेंज इन वोल्टेज को ब्लॉक कर सके, रोक सके, रेजिस्ट कर सके, इसको हम क्या बोलते हैं? इसकी रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस। अच्छा, और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है? इट्स एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। जितनी ज्यादा कैपेसिटेंस उतने ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता है, उतने ज्यादा फेरेड्स को स्टोर कर सकता है, ठीक है? माइक्रो फेरेड्स उसको स्टोर कर सकता है। और रिएक्टेंस का क्या यूनिट है? रिएक्टेंस का यूनिट ओम ही है, लेकिन ये उसकी क्या एबिलिटी है? कि एब्रप्टली चेंज इन वोल्टेज को ब्लॉक कर सके, ठीक है? अच्छा, अब ये रिएक्टेंस है, एक्स से आप पढ़ के आए हैं एफएससी में भी। अब जरा सोचते हैं 1/2 पाई, ये तो सी की वैल्यू होगी, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी जो इसके अंदर से पास किया जाएगा, और 2 पाई ओमेगा बेसिकली कहा जाता है इसकी
तो अब देखें, अब हमें पता है कि फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0, फ्रीक्वेंसी 0 होता है, डीसी चेंज तो नहीं हो रहा होता। तो अगर डीसी चेंज नहीं हो रहा होता, फ्रीक्वेंसी 0 होती है, अगर ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे पुट की जाए तो रिएक्टेंस की वैल्यू क्या निकलती है, इन्फिनिटी। तो इससे वो साबित हो गया कि फॉर डीसी इट हैज इन्फिनिट रिएक्टेंस। इसका मतलब इन्फिनिट ओपन सर्किट मतलब, ठीक है, इट एक्ट एज एन ओपन सर्किट इफ इट्स रेजिस्टेंस रिएक्टेंस इज इन्फिनिट, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इट एक्ट एज एन ओपन सर्किट फॉर डीसी, ठीक है। अच्छा, एसी की बात की जाए तो एसी की कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो। हाँ, अब एसी की फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उल्टा इसकी एज अ वायर मतलब उसकी रिएक्टेंस उल्टा कम होती जाएगी। तो एज अ वायर मतलब एज अ शॉर्ट सर्किट काम करने की एबिलिटी बढ़ती जाएगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि फॉर एसी करंट गुजरता रहता है। एसी के केस में अपनी एप्लीकेशंस है। वो क्या है कि एसी के अंदर ये कंपनसेशन करता है, फिल्ट्रेशन करता है, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करता है, क्लिपिंग करता है। क्लिपिंग किसे कहते हैं कि जब किसी वेव का खास पार्ट क्लिप करना हो, एसी है ना, आप चाहते हो उसका नेगेटिव पार्ट क्लिप हो जाए या नेगेटिव का कुछ पार्ट क्लिप हो जाए, तो उस सर्किट में कैपेसिटर यूज होते हैं। इसके अलावा क्लैंपर्स में कैपेसिटर यूज होते हैं जब बढ़ाना हो, जब एसी का मैग्नीट्यूड बढ़ाना हो या एसी को डीसी ऑफसेट देना हो, ठीक है, तो इस केस में भी कैपेसिटर। इस तरह कंपनसेशन भी बोलते हैं। बेशक ये देखिए बात आप ना भी लिखें लेकिन पता होनी चाहिए, ये ना भी पता हो कि ये होता क्या है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि एसी क्या क्या करता है। कंपनसेशन क्या कहते हैं कि ट्रांसमिशन लाइंस है ना, ट्रांसमिशन लाइंस है, तो एक सेंडिंग एंड वोल्टेज होता है, एक रिसीविंग एंड वोल्टेज होता है, ठीक है, कि जनरेट हो रहा है ना, वोल्टेज जनरेट हो रहा है जहाँ से, वहाँ से ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हम तक पहुँच रहा होता है। तो वहाँ से आते आते यहाँ तक ड्रॉप ना हो जाए तो दरमियान में उसकी कंपनसेशन की जाती है, ठीक है, ताकि वो रिसीविंग एंड तक भी पूरा रहे, तो उसको कंपनसेशन कहते हैं। तो ये है इसकी डेफिनेशन है कंपनसेशन की। देन आता है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या होता है? टाइम कांस्टेंट क्या होता है कि द टाइम एट विच 63% ऑफ अ कैपेसिटर गेट्स चार्ज। टाइम कांस्टेंट क्या होता है? 63.3%। अब वो जितने परसेंट होता है हम अब देख लेते हैं, ठीक है, उसको वेरीफाई करेंगे, यही हमने प्रूफ करना है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग लैब। अच्छा, और टाइम कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है? आरसी। मतलब अगर आपने ये देखो बैटरी लगाई हुई है, अगर आपने बैटरी लगाई हुई है, ठीक है, जिसकी वी नॉट की वैल्यू लेट से जो भी है और आर की वैल्यू है सिमिलरली सी की वैल्यू है, सही है, तो इसकी अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या करेंगे? आर की वैल्यू को सी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आंसर आएगा सेकंड्स में वो टाइम होगा जितने टाइम में कैपेसिटर इस वोल्टेज का 63% चार्ज हो जाता है। मतलब कि अगर ये 10 दूं तो आफ्टर आरसी टाइम वो कितने परसेंट चार्ज हो जाएगा? 6.3 वोल्ट्स उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी तरफ आते हैं, इसके फार्मूला क्या है और कैसे को आप ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा ऑलमोस्ट कंप्लीटली चार्ज इन 5 टॉर्च। ऑलमोस्ट कैपेसिटर कभी भी 100% चार्ज नहीं हो सकता, उसको हम थ्योरेटिकल भी प्रूफ करेंगे और फिजिकल भी। देखें ना, ये प्लेट्स हैं, ये चार्जर की कैपेसिटर की प्लेट्स हैं और यहाँ से उसके ऊपर इनपुट आ रहा है। अब बेसिकली नेगेटिव चार्ज आते जाता है, आता जाता है प्लेट के ऊपर, ठीक है, आता जाता है, और उसको नेगेटिव चार्ज को देखते हुए ऑपोजिट प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज बनता जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। एक वक्त ऐसा आता है कि उससे ज्यादा अगर चार्ज यहाँ पे आए भी तो उसे रिपल्जन मिलती है ना, तो तकरीबन 99% जब इस पे आ जाता है, उससे ज्यादा अगर इलेक्ट्रिक चार्ज इसके ऊपर, उससे ज्यादा अगर चार्ज के ऊपर आए भी तो उसे रिपल्जन मिलना स्टार्ट हो जाती है और ये कभी भी 100% चार्ज नहीं हो सकता। देयर आर ऑलवेज सम चार्ज दैट इज लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है, दैट आर लेफ्ट बिहाइंड, इसलिए हम कहते हैं कि 100%। अब थ्योरेटिकली इसको प्रूव करते हैं कि क्यों 100% चार्ज है। अच्छा, तो इसमें भी तक मेरा ख्याल कहता है कोई मसला नहीं होगा। अब देखें, अच्छा, इसके अलावा क्या होता है? पोलर और नॉन पोलर कैपेसिटर। पोलर कैपेसिटर क्या होता है? मैंने बताया भी था लास्ट टाइम में। पोलर कैपेसिटर क्या होता है? जिसके टर्मिनल्स होते हैं, मतलब जिसकी पोलैरिटी होती है। एक प्लेट पे नेगेटिव ही चार्ज स्टोर हो सकता है, दूसरी प्लेट पे पॉजिटिव ही चार्ज हो सकता है, ऑपोजिट नहीं चार्ज स्टोर हो सकते उसके अंदर। अगर ऑपोजिट चार्जेस स्टोर करने की कोशिश की जाए तो वो ब्लास्ट हो जाता है,
जिसकी आई गेस वीडियो आप तक पहुंची भी होगी, क्योंकि लास्ट में मैंने करके भी दिखाया था कि किस तरह ब्लास्ट होता है। और ये अच्छा खासा ब्लास्ट होता है, एक मिनी क्रैकर जितना, ठीक है। आप थी ना इधर जब मेरा पहले हुआ था? हाँ, मैंने वीडियो बनाई थी। अच्छा, वो आपको फॉरवर्ड में कर दूंगा। अच्छा, इधर देखिए, खैर वो कर लूंगा, दोबारा कर लूंगा। इधर देखिए। अच्छा, तो पोलर कैपेसिटर क्या होता है कि उसकी प्लेट्स को डिजाइन ही इस तरह किया जाता है कि एक प्लेट के ऊपर कोई एक ही चार्ज स्टोर हो सके और दूसरे पे कोई दूसरा, ठीक है। तो पोलर कैपेसिटर का सिंबल ऐसे होता है ये, जिसमें साफ इसमें बताया जाता है कि एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इस तरह ये नॉन पोलर कैपेसिटर है। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। स्टिल एक दफा गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। गूगल पे पोलर कैपेसिटर लिखेंगे ना तो यार। अच्छा देखें, अब रीजन क्यों हमें ये बनाना पड़ा, क्यों ये बनाना पड़ा, इन दोनों की ऑब्वियसली डिफरेंट एप्लीकेशंस होंगी। जब स्मॉलर लेवल के ऊपर, ठीक है, स्मॉलर लेवल के ऊपर चार्ज स्टोर करना ना थोड़ा बहुत, तो हमें प्लेट्स इस तरह डिजाइन करने की जरूरत नहीं है कि जी इतना पॉजिटिव इस पर स्टोर हो, नेगेटिव इतना स्टोर हो। तो इतना थोड़ा बहुत चार्ज तो किसी भी प्लेट के ऊपर स्टोर हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब ज्यादा चार्ज का, ज्यादा कैपेसिटेंस का कैपेसिटर बनाना पड़े तो ऑब्वियसली हमें प्लेट इस तरह डिजाइन करनी होती है कि मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज ही स्टोर हो सके, ऐसी प्लेट्स को डिजाइन करें। आपको याद है वही वाली सेम बात कि सिल्क को अगर सिल्क को अगर मेटल रॉड के साथ रब किया जाए तो नेगेटिव चार्ज आई के साथ है। इस तरह किसी और चीज, उसी को किसी और से किया जाए तो पॉजिटिव। इसका मतलब हर मेटल, हर मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है कोई खास चार्ज अपने ऊपर होल्ड करने की, ठीक है। तो इसको बनाया इसलिए जाता है कि इस मेटल प्लेट को किसी ऐसे मटेरियल से जिसके ऊपर पॉजिटिव ही चार्ज स्टोर हो, इसको ताकि मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो सके, ठीक है। और नॉन पोलर क्या होते हैं, अगर स्मॉलर लेवल के ऊपर चाहिए, नैनो फैरेड्स के अंदर चाहिए कैपेसिटर, तो आप किसी भी प्लेट के ऊपर स्टोर करा सकते हो, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अच्छा, तो पोलर और नॉन पोलर कैपेसिटर आ गए। इसके अलावा अब मैं बात करता हूँ वो वाली जो कि ये 5 टॉ में किस तरह कंप्लीट होता है। इसकी चार्जिंग इक्वेशन है ये Vc = V0 1 - e⁻⁻t/τ। अब इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट्स भी होंगे और वेरिएबल्स भी होंगे, ठीक है। Vc क्या है? Vc क्या है? वेरिएबल विद टाइम, अभी देखते हैं वो है। ये V0 क्या है? ये वाला, ठीक है, जो हम अप्लाई करेंगे। t कांस्टेंट है, ये रियल टाइम है जो चल रहा होगा 1 2 3 4। और ये टॉ, इसकी वैल्यू ये भी कांस्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा आपने कौन सी आर की वैल्यू लगाई है सर्किट में, कौन सी आपने सी की वैल्यू लगाई है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो टॉ का आंसर मिलेगा। टी का बताता हूँ, अभी बताता हूँ, उधर ही आ रहा हूँ। तो ये टॉ जो है ना ये कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि आर और सी की वैल्यू। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि बताएं, एक कैपेसिटर दूं, एक रेजिस्टर भी दूं, और मैं बताऊं कि बताओ कि 4 सेकंड के बाद इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, तो आप यहाँ पे 4 सेकंड पुट करोगे, ठीक है। क्योंकि ये तो आपको वैल्यू पता है, ये भी आपको वैल्यू पता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर मैं कहूँ 5 सेकंड में कितना चार्ज हो जाता है, तो आप यहाँ पे 5 वैल्यू पुट करोगे। अगर मैं कहूँ 6, इस तरह करें, ठीक। अच्छा, तो अब हमने ये प्रूव करना है बेसिकली कि एक टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर जो है वो 63% चार्ज हो जाता है। अच्छा, डिस्चार्जिंग के केस में डेफिनेशन क्या होगी कि इतना डिस्चार्ज हो जाता है। हाँ, वो उसी तरह 1 - तो इतना चार्ज या इतना डिस्चार्ज। मैं अपने दौर में मतलब मुझे कंफ्यूजन थी कि शायद डिस्चार्जिंग के केस में एक टाइम कांस्टेंट के बाद इतना लेफ्ट होता है उसके अंदर, नहीं, ठीक है। हो सकता है आपको ना हो, लेकिन मेरे में थी। मैं आपको बता रहा हूँ कि डिस्चार्जिंग के केस में 63% डिस्चार्ज हो जाएगा, तो एक टाइम कांस्टेंट के बाद उसके ऊपर कितना रह जाएगा? 33%, 30, हाँ से 37, ठीक है, 36 पॉइंट समथिंग। अच्छा, तो अब यहाँ पे आर और सी, अभी मैं आपसे क्वेश्चन अगर ये कहूँ बताओ एक टाइम कांस्टेंट के बाद कितना चार्ज, कितना वोल्टेज इसके स्टोर हो जाएगा, तो आप टी की जगह क्या पुट करोगे? 1 टॉ, एक टाइम कांस्टेंट। तो टी की जगह के ऊपर 1 टॉ पुट करेंगे डिवाइडेड बाय टॉ, तो V0 by 1 - e⁻⁻1, तो e⁻⁻1 क्या होता है? 1, वो तो होता है, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? 0.368, ठीक है। तो 1 - 3 करो तो आंसर क्या आएगा? 63.2, ठीक है। यहाँ पे मैं 3 लिखा है, खैर कोई नहीं। तो ये देखिए इनपुट वोल्टेज का 0.632 मतलब कि 63.2%
एक टाइम कांस्टेंट के बाद चार्ज दूसरा। अच्छा 2 में कितना होगा, तो यहाँ पे 2 टॉप पुट कर दें, ठीक है, इधर 2 टॉप पुट कर देंगे, यहाँ पे 2 आएगा, 2 पे भी निकाल दो एकदम वैल्यू, एक चीज वेरीफाई करते हैं। 2 पे करेंगे तो आंसर क्या आएगा, e रेशो माइनस 2 करो 0.865 और 1 माइनस करो तो क्या आता है, नहीं क्या किया है, सारा कुछ कर दिया आपने, 1 माइनस भी कर दिया, 1 माइनस इसको माइनस 2 करो, इकट्ठा करो, ठीक है 0.865। इसका मतलब देखें एक टाइम कांस्टेंट के बाद तो 63 पॉइंट समथिंग %, 2 टाइम कांस्टेंट के बाद उतना इंक्रीज नहीं आया, क्यों, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता जगह फुल होना शुरू हो गई है, रिपल्जन मिलना शुरू हो गया है, ठीक है, तो उतना जल्दी चार्ज नहीं होगा। तो एक टाइम कांस्टेंट के बाद 63% चार्ज होगा, अगले टाइम कांस्टेंट के बाद तकरीबन कितना बनता है, 63 से ऊपर 86 इतना % चार्ज हुआ है, और इसकी वजह क्या है, क्योंकि अब रिपल्जन मिलना स्टार्ट हो जाती है, तो हर अपकमिंग चार्ज ज़्यादा टाइम लेते हैं उसके ऊपर होल्ड, उसके ऊपर चार्ज होने, सही, ओके। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि कैपेसिटर चार्ज किस तरह होता है। अब अगर मैं आपको एक रियल टाइम सर्किट दूं फॉर एग्जांपल, तो ये आप कर लोगे ना, ये देखो ये R जिसकी वैल्यू लेट से 2 है, ये C जिसकी वैल्यू लेट से 2 किलो कर लो, और इसकी कर लो 2 माइक्रो 2 मिली फैराड। तो इसका RC की वैल्यू क्या निकलेगी, RC की वैल्यू क्या निकलेगी 4, RC की वैल्यू 4 निकलेगी ना, इसका मतलब 4 सेकंड में ये 63.2% चार्ज होगा, उसके बाद 8 में कितना हो जाएगा 86, 12 में कितना हो जाएगा, और इस तरह करते करते आप देखोगे 5 टाइम कांस्टेंट्स में ये तकरीबन 99.9%, 99.8% चार्ज हो जाता है। अब फिजिकल तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों ज़्यादा टाइम लेता है, ड्यू टू रिपल्जन इन्फिनिट टाइम लेता है। इधर भी आप प्रूफ कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 1 लाना चाहते हैं ना, मतलब यहाँ पे अगर आप 100 लाना चाहते हैं तो आपको e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि e वाला फैक्टर 0 तब होता है जब e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाए, ठीक है। तो इस तरह थ्योरेटिकली भी आप प्रूफ कर सकते हैं कि कैपेसिटर क्यों 100% चार्ज नहीं होता, 100% के ऊपर वोल्टेज नहीं है, ओके। अच्छा एक छोटी सी अगर मैं आपको सॉर्ट ऑफ एक टास्क दूं कि अगर मैं चाहता हूं कि कैपेसिटर ऑलमोस्ट फुली चार्ज, मतलब ऑलमोस्ट फुली चार्ज का मतलब ये होगा कि 5 टाइम का ऑलमोस्ट फुली चार्ज 30 सेकंड में हो जाए, ऑलमोस्ट फुली चार्ज 30 सेकंड में हो जाए, और मैं कैपेसिटर की वैल्यू आपको बताऊं कि 22 माइक्रोफैरेड है, तो बताएं रेजिस्टर की कितनी वैल्यू लगानी चाहिए। बहुत आसानी से निकाल के दिखाएं, मतलब मैंने आपको 5 टॉ की वैल्यू दी है 30 सेकंड में, चाहता हूँ 30 सेकंड में वो कंप्लीटली चार्ज हो जाए, ठीक है, और मैं आपको C की वैल्यू दे रहा हूँ 2200 माइक्रोफैरेड, तो बताएं कि R की वैल्यू कितनी होगी, C की वैल्यू 2200 माइक्रोफैरेड, 2200 माइक्रोफैरेड 2700 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो आंसर R का क्या आ जाएगा 2700, मतलब 2.7 किलोज, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 2727 करके कुछ आता है ना। तो इतना रजिस्टर अगर मैं लगाऊं तो कैपेसिटर जो है वो 30 सेकंड में कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा, ऑलमोस्ट कंप्लीट 99.9। अच्छा तो ये बात समझ आ गई आपको, ये किया किस तरह, बहुत आसानी है, यहाँ पर टॉ की वैल्यू निकाली ना, तो ये आ जाएगी 6, तो वो 6 इधर RC में पुट कर दिया, टॉ इज इक्वल टू RC में इधर 6 पुट कर दिया, R की वैल्यू निकाल ली, C की वैल्यू 2200 माइक्रोफैरेड पुट करके, तो R की वैल्यू इतनी आती है। अच्छा अब हमने क्या वेरीफाई करना है इसमें, इस लैब में पर्टिकुलर सेशन में, कि कैपेसिटर वाकई ही 5 टॉ में फुली चार्ज होता है, और कैपेसिटर वाकई ही 5 टॉ में डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। अगर मैं कैपेसिटर को इंस्टेंटली चार्ज या डिस्चार्ज करना चाहता हूँ, अगर मैं कैपेसिटर को इंस्टेंटली चार्ज या डिस्चार्ज करना चाहता हूँ, तो ये R हटा दो, इसको शॉर्ट कर दो, मतलब बैटरी को डायरेक्ट कैपेसिटर के साथ लगा दो, तो वो डायरेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टाइम कांस्टेंट की वैल्यू फिर क्या आएगी, R की जगह 0 आ जाएगा ना,
ऑलमोस्ट जीरो, स्टिल वो वायर की रेजिस्टेंस और वो सारा कुछ है, लेकिन स्टिल हम कह रहे हैं ऑलमोस्ट जीरो थ्योरेटिकली। तो आंसर जीरो आ गया, तो इसका मतलब 0 × 5 टॉप इज 0, तो इंस्टेंटली चार्ज हो जाएगा। सिमिलरली अगर फुली डिस्चार्ज करना चाहते हो तो भी उसकी आगे से जो टर्मिनल होते हैं उन्हें शॉर्ट कर दो तो वो फुली डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों पिन जोड़ दो, दोनों पिन जोड़ दो। हाँ करते हैं, नहीं वो कम वोल्टेज का दूंगा ना आपको, जिसका इतना ज़्यादा स्पार्क नहीं हो। अच्छा, तो ये हमारे पास हो जाती है टॉप। अगर कैपेसिटर, अब आता है कैपेसिटर ब्लास्ट कब होता है। कैपेसिटर ब्लास्ट कब होता है, एक तो उसके वोल्टेज से ज़्यादा हो, जिस वोल्टेज के लिए डिजाइंड है उससे ज़्यादा वोल्टेज पे अप्लाई कर दी जाए। ठीक है, 5% अप्रॉक्सीमेटली रखा जाता है फिर भी उस पर कि वो विथस्टैंड कर सके अपने वोल्टेज का, लेकिन हमने फिर भी उसे उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम कमी रखना होता है जिस वोल्ट के लिए वो डिज़ाइन होता है। जिस तरह अभी मैं आपको जो कैपेसिटर दूंगा फॉर एग्जांपल वो 16 वोल्ट का है, तो आप उसे 16 नहीं देंगे, आप 16 से कम 10 वोल्ट दे दें। अच्छा, अब लोगों के माइंड में क्या कन्फ्यूजन होती है कि जिस कैपेसिटर है वो अगर उसके ऊपर 16 वोल्ट लिखा हुआ है तो वो एक टाइम कॉन्स्टेंट के बाद 16 वोल्ट का 63% होगा। नहीं, वो तो जितना हमने इनपुट उसे दिया उसका 63%। ऐसे ही ना, तो कैपेसिटर के ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है वो V0 नहीं लेनी होती हमने। V0 क्या, ऑब्वियसली देखो ना, इससे तो ज़्यादा कैपेसिटर चार्ज नहीं हो सकता ना। 10 अगर ये मैंने 10 दिया है तो वो 10 से ज़्यादा तो नहीं जा सकता। इसी तरह दूसरा तरीका क्या होता है ब्लास्ट करने का, जो कि आपने नहीं ऑब्वियसली करना। तो वो क्या होता है कि आप उल्टा लगा दें, पोलर कैपेसिटर है तो उसको रिवर्स लगा दें, तो उसमें आप हाफ भी वोल्टेज अगर देंगे तो आफ्टर सम टाइम ब्लास्ट कर जाएगा। और अगर बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज दे देते तो उसी वक्त ब्लास्ट कर जाएगा, आफ्टर सम टाइम नहीं। अच्छा हाँ, अब ये लोगों को कंफ्यूजन होती है, बल्कि मैं आपको कैपेसिटर ला के दिखाता हूँ। अच्छा देखें, ये कैपेसिटर है, ये चल रही। अच्छा देखें, ये कैपेसिटर है, ठीक है। अब जिस तरह उसका क्वेश्चन है कि जो लंबा वाला टर्मिनल होता है वो कौन सा होता है, इस तरह नहीं याद रखना, क्योंकि मैं काट के भी तो दे सकता हूँ ना। ठीक है, याद किस तरह रखना है कि देयर इज अ ग्रे बैंड, ग्रे कलर का बैंड होता है उसके सिलेंड्रिकल जो शेप होती है ना, तो वो जो इस ग्रे कलर के बैंड के नीचे वाला टर्मिनल होता है ना वो नेगेटिव होता है। ठीक है, एक एक देना जरा सबको, ये पर ग्रुप एक एक, सही। तो आके ले जाओ यार, जाके नहीं जाके। अच्छा देखो, तो ये समझ आ गई। अब ये पोलर कैपेसिटर है, आपको शक्ल से भी पता चल रहा है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर वो ग्रे बैंड आपको मिलेगा प्लस। ग्रे बैंड पोलर पर ही होता है, ठीक है, नॉन पोलर पर नहीं होता। नॉन पोलर पे क्योंकि कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, तो नॉन पोलर पे इस तरह की कोई इंडिकेशन नहीं होती है। अब आप इसके ऊपर देखेंगे तो इसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है कि ये 22 माइक्रोफैरेड्स का है और 16 वोल्ट्स का है। इसका मतलब 16 वोल्ट से ज़्यादा नहीं हमने करना है इसके ऊपर वोल्ट, और रिवर्स नहीं लगाना सर्किट के अंदर, वरना ब्लास्ट कर जाता है कैपेसिटर। ओके, अब ना मैं अभी आपको बताता हूँ, जिस तरह अभी हमने, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो हमने इस हिसाब से निकाला है ना, मैंने आपको 2200 माइक्रोफैरेड का कहा था, 2200 माइक्रोफैरेड की है, तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ रही थी, 6 सेकंड। तो 6 सेकंड्स रखने के लिए रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू आई थी, रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू आई थी, 2.7 के। इसके मतलब आपको अगर मैं 2.7 के दूँ, जो आप यहाँ पे लगाओ, आर की वैल्यू अगर यहाँ पे आप 2.7 के लगाओ अप्रॉक्सीमेटली, और सी की वैल्यू 2200 माइक्रोफैरेड लगाओ, और इसके बाद अगर 10 रखो, तो आपके टॉ की वैल्यू क्या आएगी, 6 सेकंड। ठीक है, अब हमने क्या वेरीफाई करना है, हमने ये वेरीफाई करना है, एक टेबल बनाते हैं फॉर एग्जांपल कि लेट्स से सीरियल नंबर, यहाँ पे आपका 20 टाइम लिखते हैं टाइम, और यहाँ पे आ जाता है हमारे पास V0 जो कि ऑब्वियसली सेम रह रहा है, और जो कि ऑब्वियसली सेम रह रहा है, और VC जो चेंज होगा। देखें, अब आपने क्या वेरीफाई करना है, आपने ये वेरीफाई करना है कि 1 टॉ टाइम, 2 टॉ टाइम, 3 टॉ टाइम। सर लड़का मुझे बुलाने आएगा, आपने मुझे जाने नहीं देना सर, वो भी है ऐसी बात है। ठीक है, हाँ सर आपने कहना नहीं आने देना। ओके, 4 टॉ, 5 टॉ और 6 टॉ। अच्छा देखें, अब हमने वेरीफाई ये करना होगा कि एक टाइम सेकंड्स के बाद, ये तो ऑब्वियसली सेम है ना, 10 रखा है मैंने आपसे भी,
और आर की वैल्यू भी आपको मैंने 2.7K 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 इसका अगर कॉलम ना भी बनाए ऊपर एक ही दफ़ा लिखते हैं तो भी ऑब्वियसली सेम ही बात। अच्छा तो VC चेंज हो रहा होगा इस टाइम के अकॉर्डिंग। इसका मतलब अगर 6 है तो आपने 6 सेकंड के बाद देखना है कि वोल्टेज कितना आया वॉट मीटर लगा के यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप पैरेलल में वॉट मीटर लगाएंगे तो आपको, ठीक है, तो पहला एक्सपेरिमेंट, हाँ ये पहला, ठीक है। तो एक टाइम कांस्टेंट के बाद, अच्छा लास्ट टाइम एंड तक भी बच्चे पूरा सेशन करा दिया इसको 5, 25, 35, 45 पढ़ते रहे। बताओ टॉ है, टॉ 2 टॉ 3 टॉ 4 टॉ राइटिंग माशाल्लाह बहुत प्यारी। अच्छा देखें तो 6 सेकंड के बाद कितना चार्ज है आपने वोल्टेज है यहाँ पे लिखना है 2 टॉ मतलब 12 सेकंड के बाद। अब मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ फॉर एग्जांपल, हो सकता है आपको ना समझ आए, जो कि पिछले सेशन ने किया है, पिछला जो आपसे ग्रुप आया था। मैंने कहा कि पहले एक टाइम कांस्टेंट के बाद वोल्टेज नोट करो, फिर 2 टाइम कांस्टेंट के बाद वोल्टेज नोट करो, फिर 3 टाइम। उसके लिए क्या चाहिए होगा आपको? एक स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच चलाओगे ना, अब स्टॉप वॉच जब आपने चलानी है उसी वक्त इसे बैटरी देनी है ताकि इसकी चार्जिंग तब भी स्टार्ट हो ना जब आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है, ठीक। मैंने सीखा आपने एक टाइम कांस्टेंट के बाद नोट करनी है, 2 टाइम कांस्टेंट के बाद नोट करनी है। उसने क्या किया, मैं इस तरह देख रहा था, अभी समझा दिया आपकी तरह, उसको सारे करना शुरू हो गया। उसने क्या किया, टाइम को स्टॉप वॉच ऑन की, जैसे ही 6 सेकंड कंप्लीट हुए ना उसने स्टॉप वॉच रोक दी, कहा नोट करो। भाई स्टॉप वॉच क्यों रोकनी है? स्टॉप वॉच रोकने से कैपेसिटर का चार्जिंग टाइम क्या रुक गया? नहीं ना, आपने स्टॉप वॉच चलाते रहना है। 6 सेकंड के बाद बताना है अपने मेंबर को कि अब नोट करें, जिसकी नज़र वॉट मीटर पे होगी। फिर 12 सेकंड के बाद बताना है। तो एक बंदा बेसिकली स्टॉप वॉच को देख रहा होगा, एक बंदा ने वो लीड्स कनेक्ट की हुई होंगी कैपेसिटर के साथ, और एक बंदा वॉल्ट मीटर को देख के नोट कर रहा होगा। तो अब होगा क्या कि जैसे 6 सेकंड होंगे वो जो नोट कर रहा है उसको वो हिंट देगा कि आप नोट करो, जिसकी नज़र वॉल्ट मीटर के ऊपर होगी। तो आपने स्टॉप वॉच नहीं स्टॉप कर देनी कि जी मैं ही स्टॉप वॉच स्टॉप करता हूँ, मैं ही उसके बाद लीड लगाता हूँ और मैं इस बार नोट करता हूँ, तब तक उसका तो कमाल फुली चार्ज हो चुका होगा वो। ऐसे ही तो अगर इन केस आप में से कोई ऐसा करता है मिस्टेकनली, तो उसको दोबारा डिस्चार्ज करके ये वाला प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा, चार्जिंग वाला, ठीक है। जिससे किसी किस्म की मिस्टेक हो जाती है, जिससे स्टॉप वॉच टाइमली ऑन नहीं होती, जिसको वॉट मीटर की प्रॉप और ऑब्वियसली टाइम लग जाता है, वॉट मीटर और स्टॉप वॉच इकट्ठा ऑन करनी होती है। तो इस तरह का जब केस होगा ना, तो उसके बाद आपने इस कैपेसिटर को शॉर्ट करना है, और कैपेसिटर को शॉर्ट इस तरह करके बार बार ब्रेडबोर्ड से निकाल के नहीं करिएगा क्योंकि इसकी टांगें टूट जाएंगी। तो आपने क्या करना है, इसको लगा के ब्रेडबोर्ड के ऊपर वो जो जंपर वायर दूंगा ना, उसको जंपर वायर के थ्रू शॉर्ट कर दीजिएगा। एक जंपर यहाँ पे लगाइएगा, वायर एक यहाँ पे लगाइए, तो वो स्टडी शॉर्ट हो जाएगा। और घबराना नहीं है क्योंकि इतना स्पार्क नहीं होता, लेकिन फाड़ना नहीं है, उससे फट जाओ, वो बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जिस तरह की नॉर्मल सूती वो जो बम होता था ना, जो भी आप उसे बोलते हो, जिसको धागे लगे होते तो अच्छा खासा ब्लास्ट होता है। हाँ सूतर। अच्छा देखो, ये जो मैंने लास्ट टाइम इसके अंदर आई गया, इसके बचा भी नहीं है, जो मैंने लास्ट टाइम ब्लास्ट किया है ना, वो इतना सा कैपेसिटर था और उसका इतना ब्लास्ट था कि ये वाली लैब और ये वाली लैब की भी आगे थे, कोई बचा ही नहीं बचा इधर, ठीक है। तो इसलिए ये उससे तकरीबन 5 to 6 टाइम्स बड़ा कैपेसिटर है, तो इसे आपने ध्यान से रखना है। वैसे खुद नहीं ट्राई करना कि जी मैं ऐसा करके देखता हूँ क्या होगा, मैं एंड पे खुद आपको ट्राई करूँगा। हाँ ज़्यादा वोल्टेज देने से ब्लास्ट होता है, और हाँ करा दूँगा, हाँ पोलर है, और उल्टा लगाने से, ठीक है। अब ऑब्वियसली मैंने आपको सेफ लिमिट प्रोवाइड किया है 10 वॉल्ट, ठीक है। तो ब्लास्ट हो सकता है ना हो, लेकिन ख़राब हो जाए क्योंकि मैंने इतनी लिमिट रखी नहीं है, 3 वॉल्ट के लिए डिज़ाइन है मैंने 10। अच्छा तो आपने फिर भी उल्टा तो किसी सूरत नहीं लगाना क्योंकि इसके अंदर से आपको स्मेल आना शुरू हो जाती है और फिर हट जाता, तो इसलिए नहीं। हाँ जी बताओ। 16 की लिखी है नहीं, 5% तकरीबन ज़्यादा, मतलब 20 पे जाके होगा, लेकिन उससे ज़्यादा तो ख़राब होना शुरू हो जाएगा, उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू डिस्टर्ब हो जाएगी, चार्जिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, तो इसलिए उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। ओके तो अब आप करें, मैं आपको अब आपको एक रजिस्टर चाहिए ना, मैं आपको रजिस्टर देता हूँ। जी उठा ले। ये रजिस्टर था जी, और ये कैपेसिटर, ठीक है। पोलर कैपेसिटर ये इसके ऊपर बैंड होता है, ये साइड नेगेटिव। अच्छा तो देखो इसकी ड्रॉप दीजिएगा, डीसी पावर सप्लाई की ड्रॉप, वो नीचे पड़ेगा, दूसरी भी
फ्लैग भी उतार के दे दें उसमें से। अच्छा ठीक है, पढ़िए। ओके, अच्छा तो हम वोल्ट देंगे इसे 10 वोल्ट्स को हमने देना है पावर सप्लाई से। आवाज़ ना आए प्लीज़। ओके, तो 10 वोल्ट्स हमने यहाँ से दे दिया, ठीक है। 10 वोल्ट पे सेट किया। फिर इसको सीरीज़ में लगाना है। सीरीज़ में इसे ध्यान से इस तरह लगाना है कि ये पॉजिटिव है ना, मैंने डिफरेंट ब्रेडबोर्ड के नंबर रॉज में लगाया, आपको पता है कि इस तरह शॉर्ट होगी। और आगे ये सीरीज़ में आ गया, ठीक, ये सीरीज़ में आ गए। अब आपने ये कनेक्ट करना, देखो मैं उसको एक मिनट रुको, ये देखो मैंने ना इसको अगर डायरेक्ट लगा दिया इसके साथ तो इसको चार्जिंग शुरू हो जाएगी ना, तो मैंने इसको ऑफ़ करना है फ़िलहाल, क्योंकि ये मैंने तब चलाना है जब स्टॉप वॉच ऑन होगी। तो सर्किट लगा के ये इसकी जो नेगेटिव है वो नेगेटिव के साथ, नेगेटिव देखें ये यहाँ पे, इसके यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। उससे पहले आप एक दफ़ा चेक कर लिया करें कि इसके ऊपर कोई चार्ज है तो नहीं, क्योंकि पहले अगर एक बंदा करके गया हुआ हो तो चार्ज इसके ऊपर रहता है अगर इसको डिस्चार्ज ना करें। जिस तरह कल एक्सपेरिमेंट किया ना लोगों ने, अगर हो सकता है किसी ने डिस्चार्ज ना किया। तो ये हमने वोल्ट मीटर इस पर बनाया, ये और इसकी DC वोल्ट्स का ऑन किया, और ये जो इसकी लीड्स हैं ये इसके क्रॉस लगाएं, ये पकड़ना। अच्छा, तो देखो तकरीबन नहीं है, 5 मिली वॉट्स इज़ नथिंग। अब आपने ये और स्टॉप वॉच इकट्ठे ऑन करना है, तो उसके लिए आप क्या करो, मोबाइल स्टॉप वॉच मुझे दो। डिस्चार्ज कैसे होता है? डिस्चार्ज में आपको डिस्चार्ज का मैं आपको बताता हूँ। डिस्चार्ज के लिए आप जो मैंने आपको जंपर वायर दिया ना, वो आपने इस तरह लगा देनी है, ये इसके मतलब इसकी दोनों टर्मिनल्स को शॉर्ट कर देना है, यहाँ और यहाँ लगा शॉर्ट हो जाएंगे ना, दोनों टर्मिनल्स मिला रहे हो अगर जोड़ देंगे तो ये खत्म हो गया। हाँ अभी ख़त्म हो गया, शॉर्ट कर दिया अभी तो सर। अच्छा, अब आपने ये और ये इकट्ठा ऑन करवाना है, तो ये देखिएगा सर क्या हाल है? सर हमें एक बच्चा चाहिए, थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद रिकॉर्ड आ रहा है। 10 मिनट में आ जाएगा। हाँ अच्छा, जीगा कैंसिल हो जाएगा मुझे इनका। इनका अभी OIP है सर आपने अभी पहले ऑसिलोस्कोप पढ़ाना है, वो आप पहले नहीं वो अच्छा चलो वो तुम्हारे लिए पहले करना है, बात। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक कितना टाइम लगेगा सर? जाओ पर ले जाओ, समझ में जा ठीक है ठीक है सर, ठीक है ये समझ आ गई। वो ऑसिलोस्कोप वाले में किसी से समझ नहीं सही OIP में आ गया। सही सही ओके। अच्छा देखो, तो ये अब देखो मैं ये और ये इकट्ठा ऑन करूँगा और एक बंदा इसको कनेक्ट करके रखेगा। तो आप इसको कनेक्ट करो, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, यहाँ और यहाँ इस तरह कनेक्ट पक्का ज़ोर से दबा के रखना है। इसको यहाँ रख लो, इसको यहाँ रख लो, सही। अब आपने स्टॉप वॉच क्या पास है? अच्छा देखें, अब देखें ये और ये इकट्ठा ऑन करूँगा, ये भी दिखाएं, ऊपर से ये दिखाओ, ये और ये रेडी रेडी। अब एप्पल नहीं बोलते मेरा ख्याल, एक मिनट। अब वो देखो चार्जिंग स्टार्ट हो रही है इसकी। अब आपने 6 सेकंड के बाद नोट करना है ये, जैसे एक तो ये आए 6, अब कह दूँगा नोट करो, फिर उसके बाद जैसे 12 होते जाएंगे, ये 12 तो एक बंदे की नज़र होंगे अब नोट करो, तो वो नोट कर लेगा। फिर इसी तरह 18 और 24 और 30 के ऊपर नोट करें, ठीक है। उसके बाद वो जो वैल्यूज़ हैं वो V मेजर्ड की लगा होंगी, VC मेजर्ड और V कैलकुलेटेड, जो मैंने आपको फार्मूला बताया। अब जब एक दफ़े 100% चार्ज हो जाएगा ना, लेट से 36 सेकंड के बाद, 6 टाइम कांस्टेंट के बाद, तो बिल्कुल ही चार्ज होगा, 5 टाइम कांस्टेंट के बाद भी। अभी तकरीबन 99% चार्ज हो चुका है, सही। अच्छा, अब जिस तरह मैंने आपको लास्ट में बताया था, उधर मैंने कहा था 100% चार्ज नहीं होगा, लेकिन इधर मैंने 10 दिया हुआ और ये 10.05 उल्टा ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कैपेसिटी, इसका मतलब ये है कि इधर से ज़्यादा आ रहा होगा चार्ज, लिखा हुआ कम आ रहा है 10,
क्योंकि इसमें एरर्स होते हैं, उसमें भी कुछ एरर होगा, तो ये एरर है बस, ये ज़्यादा चार्ज नहीं होता। अब जब 100% चार्ज हो गया तो आपने इधर से ऑफ नहीं करना, इधर से ऑफ करोगे तो उसी वक्त इसकी डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो पावर सप्लाई है अब वो एज अ लोड काम करना शुरू हो जाएगी। ऑफ किया ना आपने तो इसका सर्किट एज अ लोड आ गया, तो सर्किट इसका फिर भी कंप्लीट हो जाएगा और उसी वक्त इसकी डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी। 100% चार्ज होकर अब डिस्चार्जिंग चेक करनी है तो इसकी ये उतार दो, ठीक है, ये क्रोकोडाइल क्लिप्स इसको उतार दो। अब देखो 100% चार्ज रहेगा, जो एक दफ़ा चार्ज है ना उतना ही रहेगा, इसके उतना ही है। अब डिस्चार्जिंग करानी है तो डिस्चार्जिंग के लिए इसको आप दोबारा से किया और डिस्चार्जिंग के लिए वो जो क्लिप, अब आपने ये काम करना है, देखें ये इसके साथ लगाया, सर्किट कैसे कंप्लीट हुआ ये वाला। अब सर्किट में से मैंने बैटरी निकाल दी, रजिस्टर वही रखा, क्योंकि रजिस्टर वही रखूँगा तो उसका टाइम कॉन्स्टेंट वही रहेगा ना, तो टाइम कॉन्स्टेंट वही रहेगा। और इसके साथ इसको मैं ऐसे करके शॉर्ट कर दूँगा। तो आपने ये वाला काम और स्टॉप वॉच ऑन करने वाला काम इकट्ठा करना। आप इधर कनेक्ट ही रखो, कनेक्ट रखो, हाँ ठीक है। तो अब जैसे ही मैं इसके साथ ये करूँगा, इसको शॉर्ट करूँगा और इसी वक्त मैं ये भी ऑन करूँगा। अच्छा, तो अब आपकी वो डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी। तो आफ्टर 6 सेकंड के बाद देखें वो तकरीबन 3 रह जाएगा, सही 263% चार्ज होगी। इस तरह आपने 6, 12, 18, 24 इस तरह करते रहें। तो ये वाला टेबल नोट करना है, इसकी मैं ये कैलकुलेटेड फाइल है आपको, इस तरह डिस्चार्जिंग और चार्जिंग वाला समझ आ गया। ओके अब करें आप, थैंक यू सो मच। डिस्चार्जिंग